सो हम शेयरिंग द स्क्रीन बच्चों, आप लोग बताइएगा आप लोगों को दिख रही है या नहीं। विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। विजिबल है। आज थोड़ा अलग सॉफ्टवेयर में पढ़ने का ट्राई करते हैं, थोड़ा अलग एप्लीकेशन में। ठीक है, दिख तो रहा है ना? बाकी विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, चलो भाई, वर्क पार एनर्जी का अगला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज थोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि वर्क पार एनर्जी को रैप अप कर दूं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम किसी भी एक टॉपिक को, और 11th के टॉपिक्स वैसे भी तुम लोग कम ही हो इंटरेस्टेड पढ़ने में। तुम लोगों को सबको ऐसा लगता है कि 12th के टॉपिक्स ही पढ़ने चाहिए अभी बोर्ड्स की वजह से, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको। लेकिन अगेन देन नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक बेसिक से क्वेश्चन से बच्चों, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसके चार ऑप्शन हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई टू मेक अ डायग्राम इसका। ठीक है, एक डायग्राम बनाओगे तो क्लियर होगा थोड़ा, एंड देन इसको सॉल्व करो। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, उसके बाद भी विल डिस्कस। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एक ब्लॉक है मास का जिसको पुल किया जा रहा है along a horizontal surface by applying force at an angle theta with the horizontal. If the block moves with uniform velocity and has a displacement x, while the coefficient of friction between the block and the surface is mu. फ्रिक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो फ्रिक्शन पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बताना है हमको। वर्क डन क्या होगा ये बताना है। जब तक एफबीडी नहीं बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। एफबीडी बनाओ पहले। मैं बनाऊं एफबीडी तुम्हारे लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो? यस सर। एफबीडी बनानी है क्या? हाँ या ना तो बोला करो यार, सब यस सब लोग ही सर। चुप रहते हैं। यस सर। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, हमें यस क्वेश्चन सर। सॉल्व करना है। मैं आपको एफबीडी बना के बता देता हूँ एक बार के लिए। तो देखो, जो ब्लॉक है उसके ऊपर एफबीडी बनानी थी यार, तो तुम ऐसे लिख सकते थे कि सर ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इसका कुछ एम मास होगा, तो इस पे जो जो फोर्सेस हैं एफबीडी में हम वही बनाते हैं आई गेस। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो तो समझ में आ ही गया होगा कि सर नॉर्मल लग रहा है ना? यस एक सर। एम जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट? और एक एंगल पे एफ फोर्स लग रहा है, यही बोल रहा है शायद ये, किसी थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है ना? तो लेट्स से कि ये कुछ एफ फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है, और कुछ लग रहा है क्या इस पे? देख के बताओ, और कुछ लग रहा है क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। तो म्यू एन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा अगर एफ यस फोर्स आगे सर। लग रहा है तो। यस सर। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना फ्रिक्शन।
तो सरफेस तो तुम्हारा स्टिल है ही सही, तो फिर पीछे की तरफ लगेगा म्यू एन। ठीक है, ये इसकी एफबीडी बन चुकी है बेटा, दिस इज द एफबीडी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तुम्हें वर्क डन निकालना है, निकाल के दिखा दो अब वर्क डन कितना होगा। पहले फोर्सेस बैलेंस करो, ठीक है, फिर देखो कि वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता क्या है। किए फोर्सेस बैलेंस किए? अगर सॉल्यूशन आ गया है तो आंसर बताओ, और अगर नहीं आया तो डिस्कस लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई नहीं आ रहा है तो फिर चुप रहना है, कुछ नहीं करना है ना। क्लासेस लीव कैसे कर रहे हो यार तुम लोग? दिस इज नॉट द टाइम ऑफ लीविंग द क्लासेस बेटा, क्लासेस अटेंड करनी है सारी, क्लासेस लीव करोगे दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें फोर्स की वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स की वैल्यू, क्योंकि जब तक फोर्स की वैल्यू नहीं निकालोगे, फोर्स की वैल्यू का मतलब क्या है? फोर्स का वैल्यू मतलब नेट फोर्स का वैल्यू, राइट? कि आपका फोर्स एग्जैक्टली कौन कौन से मतलब जो एफ फोर्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एफ फोर्स के टर्म्स में आंसर तो दे नहीं रखा है ऑप्शंस में वैसे भी। बोलो दे रखा है क्या? No, sir. No, sir. No, और sir. दे क्यों नहीं रखा है? क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा ना बेटा एफ फोर्स, तो तुमने माना है वो तो। ठीक है, एफ फोर्स जो तुम लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसका उसका जो एफ माना है, जो वेरिएबल फोर्स है, उसको तुमने खुद माना है कि एफ फोर्स लग रहा होगा कुछ, है ना। तो उसके टर्म्स में हमें आंसर देना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में सोचा करो। ठीक है, ऑप्शंस डी आ रहा है, ठीक है, मैं देखते हैं बेटा ऋतिक क्या आ रहा है आंसर। सबसे पहले ये सोचा करो क्वेश्चन देख के कि जो ऑप्शंस हैं उसमें कन्वर्ट कैसे करूं मैं अपना जो भी आंसर है। तो कई बार ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, और कहीं ना कहीं Yes. एमजी का भी इन्वॉल्वमेंट Yes, होगा। sir. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एफबीडी बना ली तो फोर्सेस बैलेंस करूंगा। देख के बताओ क्या पहला इक्वेशन मेरा ये बन सकता है क्या? एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। Yes, sir. देखो ना यार, Yes, देखो sir. इधर देखो, ये जो एफ फोर्स है इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा इधर की तरफ, है ना, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी आएगा क्या, एफ साइन थीटा। Yes, Yes, sir. sir. क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? दोनों दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हो गए? ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए नॉर्मल और एफ साइन थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में एम जी हो गया, राइट। तो एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? एम जी के Yes, बराबर sir. होना चाहिए। बोलो ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं नॉर्मल की वैल्यू, जो कि हमें आगे काम आएगी। कितना हो गया नॉर्मल की वैल्यू? कितनी होगी नॉर्मल की वैल्यू? MG minus एम F जी sin माइनस एफ theta. साइन थीटा। ठीक है, ये आगे काम आएगी। और काम क्यों आएगी, मुझे कैसे पता चला काम आएगी? क्योंकि मुझे फ्रिक्शन भी तो इन्वॉल्व करना है कहीं ना कहीं, Yes, sir. है ना, फ्रिक्शन भी यूज करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं फ्रिक्शन का यूज करूंगा तो उसमें म्यू और एन, यही तो फोर्स लग Yes, रहा है, sir. म्यू एन, Yes. है ना। तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे चाहिए रहेगी, और मैंने ऑप्शंस तो देख लिया कि नॉर्मल रिएक्शन की टर्म्स में आंसर नहीं है, जो कि होता भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो हम मानते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन की टर्म्स में जनरली ऑप्शंस होते ही नहीं है। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एन की जगह कुछ और रखना पड़ेगा। तो वो कुछ और क्या रखूंगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो फोर्स है, लेट्स से कि मान लेते हैं कि अभी मूव नहीं कर रहा है ये, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इन केस, तो फिर ये हो जाएगा आपका म्यू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो। Yes. तो ये म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है सबको? सर अलग हाँ कलर सिद्रा, Yes, विजिबल sir. नहीं है। कलर विजिबल नहीं है बेटे, तो काफी डार्क कलर है, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है क्या? No, जूम इन sir. करके हो जा रहा है। No, sir, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो बोलो ना बेटा, दिख नहीं रहा तो, अगर कोई ना, मैं दूसरा कलर यूज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। रेड कलर दिख रहा है? रेड कलर से जो Yes, लिखा हुआ है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, Yes, sir. वो दिख रहा है? Yes, sir. रेड कलर कोई दिक्कत नहीं है, रेड कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो जब तुम्हारा ब्लॉक मूव करेगा, समझना, ये तो आपने फ्रिक्शन की वैल्यू लिख ली और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लिए। अब अगर ब्लॉक मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ब्लॉक मूव करता है आगे। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर Yes, sir. ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? No, sir. सोच के बताओ। अरे सब लोगों के लिए होता है ये सवाल, दो तीन बच्चों के लिए नहीं होता, बाकी बच्चों को भी आंसर देना होता है, ऐसा नहीं बैठे हो तुम क्लास में बस चुपचाप। बेटा आंसर दिया करो सब लोग, वरना अपनी सीट है ना ऐसे जाते हुए दिखेगी, कोई और ले जाएगा नीट की, ठीक है। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ क्लास में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो, यस सर। Yes, sir. यही होता है। अगर Yes, ये sir. एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, मतलब यस सर। समझो ना, दो ही Yes, केस, sir. दो ही केस Yes, होते हैं, या तो फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, या अनबैलेंस फोर्स अगर होता है तो वो एक्सेलरेशन कॉज कर देता है। ये चीज पढ़ाई है यस मैंने सर। तुम्हें, है ना। सिंस अनबैलेंस फोर्स नहीं है, सिंस अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करता हूँ ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. कर देते हैं Yes, भाई। sir. ये लो, इसको मैंने ऐसे ऐसे हटा देते हैं, इसको केसेस लिखते हैं। सिंस ब्लॉक हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एंड वी कैन राइट एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। एफ कॉस थीटा की वैल्यू म्यू टाइम्स एन हो जाएगी क्या बच्चों? ठीक है, यस सर। तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू मतलब म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगी। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया। Yes, sir. आ गया? तो यस अगर सर। मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूं, तो मुझे एफ साइन थीटा का कंपोनेंट पहली बात तो उधर लेके जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोला? एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ रहा है यस क्या? सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू, तो मुझे एफ कॉस थीटा के साथ एफ साइन थीटा को भी लेके जाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यस सर। दिख रहा है? म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा जो है उसको मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा वो? म्यू साइन थीटा बन जाएगा क्या? एफ इंटू म्यू साइन थीटा यस सर। इक्वल्स टू म्यू एम जी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपका एफ कॉमन लेके, एफ कॉमन लेके आप बाकी का जो भी ये है ना कॉस थीटा और म्यू साइन थीटा, इसको नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा म्यू एम जी अपॉन, क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस म्यू म्यू साइन साइन थीटा। थीटा। ये समझ में आया? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस बोलो सर। हाँ या ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो या तो आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका फोर्स का कंपोनेंट ले लो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जिसमें फोर्स की डायरेक्शन है। तो अभी हमको ये बोला नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, हमें तो
बोला कि वर्क डन निकालो आप, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने अज्यूम ही किया है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हमारा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, अज्यूम किया है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना? तो आपको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को, या फिर एफ कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बताओ। सर एफ cos थीटा। cos theta. जो आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसके यस साथ सर। जो कंपोनेंट लोगे फोर्स का वो एफ कॉस थीटा ही तो लोगे, तो वर्क डन बराबर कितना आ Yes, जाएगा, sir. वर्क डन एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर आ गया ये। यस सर। म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी के साथ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Yes, sir. वर्क डन बराबर क्या आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है क्या? Yes, sir. बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, डी ऑप्शन आ गया आंसर? यस सर। क्या आपको समझ में आया सवाल, अक्षरा? Yes, sir. सर मुझे वो वाला स्टेप समझ में नहीं आया जब आपने एफ साइन थीटा दूसरी साइड लेके गए ना cos थीटा वाली साइड पे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। एफ साइन थीटा को बेटा उसमें क्या कर रहा है, कर रहे हैं हम आर एच एस से एल एच एस जो लेके जा रहे हैं, और लेके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर जब म्यू तक आप एफ म्यू की, कैसे आया? बेटा मल्टीप्लाई था म्यू ऑलरेडी, म्यू जो था ना आपका मल्टीप्लाइड था, देखो ये वाला स्टेप देखो ध्यान से, ये वाला, ये म्यू यस मल्टीप्लाइड है, यस सर। यस ये सर म्यू आ गया मल्टी, समझ में। ठीक है। आगे चलें बच्चों, यस सर। किसी को किसी यस प्रकार का सर। डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को, हाँ या ना बोलो। नो। ठीक है, No, sir. आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार सब चीजों को। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आप जब आपका पार्टिकल जब मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है मास का, और वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी इससे, वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना? या Kinetic फिर ऐसा energy. बोल लो कि कोई पार्टिकल एम मास का अगर मोशन कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ ये चीज, पढ़ा हुआ है ना भाई सबने? Yes, sir. पढ़ा हुआ है ना यस सबने? सर। ठीक है, ठीक है, कूल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ भाई, सब लोग बताओ, किसी एक जने से थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है Yes, यस sir. यस सर। यस सर। है ना? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन वो वी डॉट वी होता है ना, वी डॉट वी होता है, तो वो वी डॉट वी अपने आप ही वी स्क्वायर बन जाता है। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिखते हैं उसको वेक्टर फॉर्म में भी है, हाफ एम बी स्क्वायर में वी स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो वी डॉट वी ही लिखते हैं, लेकिन कॉस जीरो होगा ना बेटा, जिस डायरेक्शन में वी वेक्टर है ना, उसी डायरेक्शन में आपका दूसरा वी वेक्टर भी है, मतलब सेम वी वेक्टर है, एक ही वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनके बीच का एंगल जीरो ही तो रहेगा, पैरेलल रहेंगे ना वो, या तो ओवरलैप्ड रहेंगे Yes, या sir. पैरेलल रहेंगे। ठीक है, ओवरलैप भी क्यों रहेंगे, सेम ही रहेंगे, मतलब पैरेलल भी क्यों रहेंगे, ओवरलैप भी रहेंगे। तो वी डॉट वी एनीवे वी स्क्वायर बनने वाला, सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इटसेल्फ बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी। The quantity. अरे वेक्टर क्वांटिटी कहाँ से आ रहा है बेटा, ये देखो ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर, अभी तो समझाया स्केलर कैसे बनेगा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक बार सोच के बताओ, सोच के बताओ, मतलब अरे तुम्हारा स्क्रीन हट गया क्या, यस सर। ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। बताइए भाई, क्या होगा? सर समझ नहीं आया ये वेक्टर स्केलर कैसे हो गया। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्केलर होगा वेक्टर होगा, मैं तो स्केलर, मैं आपको स्केलर बोल रहा हूँ, आपको ये बताना है कि सर स्केलर होगा या वेक्टर होगा।
Scalar. जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, यानी कि v वेलोसिटी को v वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. पर अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग दिस, तो ये समझ में आ रहा है सबको कि आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। Yes, sir. यस डॉट प्रोडक्ट निकालोगे Yes, आप ऐसा करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो हम जनरली कब निकालते हैं, जब हमें उसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है। Yes, sir. दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जब चाहिए होता है तब हम क्रॉस करते हैं दो वेक्टर्स को। ये बात सबको याद है? yes, Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो a डॉट a की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर होती है। Yes, sir. यस ये भी a वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ निकालोगे तो a स्क्वायर ही तो आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. यस सर। yes, sir. बस तो फिर टोटल ओवरऑल जो आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर वो भी तो स्केलर ही होगा, मास तो ऑलरेडी स्केलर होता है, मास वेक्टर होता है क्या? No, sir. कोई डाउट? नो सर। पक्का? Yes, यस sir. सर। आगे चले? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होती है? यूनिट, ऐसा यूनिट Joule. जूल। हाँ जूल ही होती है, कंफ्यूज क्यों हो? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव अहेड। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं जल्दी से। अब तुमको दो चीजें पता है, एक तो ये कि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, Yes, sir. यस सर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? यस सर। तो पहली बात तो इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी। यस Yes, सर। sir. और क्या वाइस वर्सा भी ट्रू है? अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या उसका मोमेंटम भी जीरो होगा? यस Yes, सर sir. होगा। किसी बॉडी की कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? जब वो रेस्ट पे होगा। हाँ। Yes, sir. Yes, रेस्ट sir. पे होगा तभी होगी, है ना? तो अगर वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. नो। समझ में आया? दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से, है ना? चलो, अब अगर ये समझ में आ गया कि इंटर रिलेटेड है तो फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव करना पड़ेगा जिसमें कि दोनों का हम रिलेशन लिख सकें। ठीक है, तो ये रिलेशन ऐसे लिख देंगे हम, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका पर्पस ये था क्योंकि मुझे एक एम वी का टर्म बनाना था कॉमन, तो मैंने एम वी का टर्म बना के उसका स्क्वायर करा, है ना? दो बार एम और दो बार वी आ गया ना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। डिवीजन में मेरा क्या बचा? 2m। तो सिंस एम वी जो होता है वो होता है मोमेंटम के बराबर, तो आपका एम वी स्क्वायर का क्या बन गया? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये आपको एक रिलेशन है जो कि याद रखना है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में लिखना चाहें तो ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2m के हो जाएगा क्या? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2m क्या आ जाएगी? यस सर। यस सर। जो कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो, याद रख लो। समझ में तो आ ही गए तुम्हें, तो मुझे नहीं लगता तुम वैसे एनीवे भूल जाओगे, अगर भूल भी जाओ तो डिराइव कर लेना, दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता है। ठीक है, तो इस समय ये पता चला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, किस किस के बीच में बनाना चाहें ग्राफ? ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, इसको इग्नोर मत किया करो। बात समझ में आ रही है मेरी? ग्राफ्स को इग्नोर यस मत सर। करो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। पैराबोलिक कर्व क्यों बनता है? क्योंकि हम ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बन रहा है k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या बन रहा है फॉर्मूला? के क्या बन रहा इक्वल्स टू अपॉन में 2m। इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन है? पी 2m। स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर हम y और x में, अगर हम y और x में काइनेटिक एनर्जी और p को रखते हैं तो ke को हमने रख दिया y एक्सिस पे, और मोमेंटम को किस पे रख दिया? x एक्सिस पे। एक्स। X. ये क्या ये सबको नोटिस हो रहा है कि ये y इक्वल्स टू ध्यान से समझना, x का स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा करके कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा करके कुछ रिलेशन आएगा बेसिकली, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये y इक्वल्स टू के कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर, ये जो रिलेशन होता है ये होता है किसका है? पैराबोला का।
पैराबोलिक। पैराबोलिक। ठीक है, तो कर्व जो होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये चीजें भी याद रखनी है। और ग्राफ बनाने से डरा मत करो यार, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ये चीज। तुम बस रिलेशन तो याद रख लो, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का। अब तो तुम्हें कितनी बार पढ़ लिया है ये, है ना? अब तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है तो पैराबोला का होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, सो डरा मत करो। तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम पता है पहले गिव अप कर देते हो ग्राफ देखते ही। ठीक है, तो ये नहीं करना है। आगे चले। यस सर। यस सर। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, ये रह गया था हमारा बीच में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम जनरली जो पढ़ते हैं वो तीन तरह के होते हैं: स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं, ये बात कर ली थी क्या हमने कल लास्ट वाली क्लास में, या नहीं करी थी? यस सर, हो गई थी बात। क्या बोला था हमने, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? जो फोर्स वेरिएबल होते हैं। क्या वेरिएबल होते हैं? अरे नो फोर्स, सर, जो वर्क डन जो होता है उसका टोटल पाथ 0 होता है। टोटल पाथ जीरो होता है बेटा। सब थोड़ा थोड़ा याद करके तुमने बना दी खिचड़ी, ना मिक्स कर देते ना सब कुछ, मिक्स वेज बना दिया है आपने। फोर्सेस विच डू नॉट डिपेंड, सही पाथ पे डिपेंड नहीं करते। हाँ ये बोलना है, डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, डिपेंड ऑन ओनली, डिपेंड्स ऑन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? यस सर। भाई ठीक है। और एक और चीज बताई थी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज पाथ इज, 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इन अ क्लोज पाथ इज, वर्क डन बाय 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज पाथ जीरो। इज जीरो, इज जीरो होता है, जीरो। यानी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर का जब साइक्लिक इंटीग्रेशन निकालोगे, एफ डॉट डी आर का जब साइक्लिक इंटीग्रेशन निकालोगे, एफ डॉट डी आर क्या होता है बाय द वे? एफ डॉट डी आर क्या होता है? इसे बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है ना, वो एक साइकिल में करना है, यानी क्लोज्ड पाथ में करना है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन जो करोगे ना पूरे एक Yes, क्लोज sir. पाथ में करोगे बेसिकली, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। अब तुम ये भूल गए होंगे कि सर Zero. एफ डॉट डी आर सर ने बताया था वर्क डन होता है। अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन, भूल गए क्या? यस सर। तो एफ डॉट डी आर कुछ और थोड़ी होगा, वर्क डन ही तो होगा। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? चलो, तो यस तीन एग्जांपल है इसके, तीन एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्सेस के जनरली जो हम जिसमें हम यूज लेंगे जिनका। ठीक है, विच इज स्प्रिंग फोर्स, बोलो मेरे साथ बोलो, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जनरली यही काम आएंगे। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यही डिस्कस कर लेते हैं आई गेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या सीन है भाई? जो पाथ पे डिपेंड डिपेंड करेंगे। करते हैं। डिपेंड करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, तो इसमें वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ जीरो होगा क्या? नो सर। नो सर। सोच के बोलो, ऐसे नहीं बोलना है। होगा सर। हम्म, 0 होगा।
0 होगा? नॉन कौन कौन बोल रहा है? होगा, नहीं होगा। कौन कौन बोल रहा है 0 होगा? बेटा 0 कैसे होगा अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो? बताओ। नॉन जीरो होगा ना? Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर। नॉन जीरो होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, आपके पाथ को आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक पार्ट का। तो इट डिपेंड्स ऑन पाथ। नाउ वी कैन डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन कौन से होते हैं? फ्रिक्शन, जनरली जो हमारे काम Yes, में sir. आएंगे, जो जो हम काम में लेते हैं। फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो भी आपका एक तरह से पार्ट डिपेंडेंट ही होते हैं, पर ठीक है, इतने काफी है। आगे चले, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। हाँ, क्लियर है ना सबको ये? Yes. चलो भाई, यस सर। एक सवाल कर रहे हैं इसी चीज पे। मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ब्लॉक रीचेस द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने। आपने क्या किया, एक ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कैसे ड्रॉप किया? आपका कुछ ऐसे पाथ था। ठीक है, एक कर्व था, मतलब बेसिकली तुमने देखा होगा स्लाइड्स वगैरह जो पार्क में होती है ना, स्लाइड्स जिस पे ऐसे बच्चे फिसलते हैं, Yes, है sir. ना, वैसा कुछ है। यस Yes. सर। तो यहाँ पे एम मास का ब्लॉक है जिसको तुमने स्लाइड करा दिया। ठीक है, अभी जो एम मास का ब्लॉक है ना बेटा, ये ग्राउंड से एच हाइट पे, कितने हाइट पे? H एच height. एच हाइट हाइट। पे। ऑब्वियसली ये सरफेस स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, मतलब ये अज्यूम कर रहे हैं हम। तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे फिसल के। Yes, यस sir. ठीक है, सर। यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाएगा ये, राइट? यस बोलो सर। हाँ या ना? है ना? Yes, sir. तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वो अलोंग द पाथ हम लगाएंगे। अगर हम अलोंग द पाथ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे इसको? देखो, ध्यान से देखो, ये mg फोर्स नीचे लग रहा है इसमें, Yes, sir. यस वर्टिकली सर। डाउनवर्ड्स। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है सबको? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको मैं डी बोल रहा हूँ। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहा हूँ मैं? डी। डी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको कंसिडर करते हैं ना वर्क डन निकालने के लिए। अभी Yes, तक तो sir. यही पढ़ा था हमने। तो Yes, इसके sir. डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? अगर mg नीचे है और ये थीटा एंगल बना रहा है, लेट से थीटा एंगल बना रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mg cos थीटा ही तो होगा। यस सर। mg cos थीटा ही तो होगा डी के डायरेक्शन में, है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप लिख दोगे सर mg, आपने बताया, और आपने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो उसका डायरेक्शन ले लो फोर्स के उसमें, या फिर mg का कंपोनेंट ले लो डी के डायरेक्शन में। तो सिंस हमारा ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हम mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेते हैं, विच इज d cos थीटा। ये लिख सकता हूं क्या मैं? यस सर। समझ में आया क्या करा है मैंने? फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लोगे या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लोगे? बात सही है? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। मैंने फोर्स, सिंस हमारा mg फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया। अगर मैं mg cos थीटा लिखता तो भी सेम आता वो। ये बात तो सबको समझ में आती है ना? अगर mg cos थीटा इनटू d लिखता Yes, तो भी sir. सेम ही आता है ना, कुछ अलग नहीं आता उससे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा? mg तो एज इट इज रहेगा, है ना, d भी एज इट इज रहेगा। cos थीटा को मैं ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल बन रहा है इसमें, मतलब मैं ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया आपका ये। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है, राइट? तो ये वर्टिकल जो लेंथ है ये h के बराबर है क्या? Yes, यस sir. सर। वर्टिकल लेंथ h के बराबर है, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट d के बराबर है। बोलो आया ना? यस सर। तो cos Yes, थीटा की sir. वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज हाइट और हाइपोटेनस इज d। D. यस सर। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? mg इंटू d इंटू h अपॉन d। यस बोलो सर। हाँ।
ठीक है, इसमें डी से डी कैंसिल हो गया तो अभी भी क्या आया, ये mg इंटू एच, mg इंटू एच। क्या समझ में आया इससे, क्या समझ में आया इससे? जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होती है वो mgh होती है। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होती है, तो तुमको पता था पहले से? समझ में क्या आया इससे, ये समझ में आया बस? ये तो तुमने पहले से, तुम्हें पहले से पता था। ये तो इसमें ये ब्लॉक को तुम यहाँ पे ऐसे स्लाइड करा रहे हो वर्ट कर्व वाले पाथ से, इसका क्या, ये सब करने का क्या जरूरत थी? ये तो सिंपल एक ब्लॉक को ड्रॉप कर देते, ऊपर से नीचे आता, उसमें वर्क डन लगता है, mgh ही लगता। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। क्यों किया मैंने ये सब? बोले सर आप ही जानो सर क्यों किया आपने, हमको तो समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा है क्या? अरे बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले? कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा है? यस सर। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा है? तो क्या पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेस में? कि ये होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं नहीं करते हैं, करते। केवल नहीं इनिशियल और करते। फाइनल पोजीशन पे करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन पे जो थी लोकेशन उसकी, वो एच हाइट पे थी, तो Yes, टोटल sir. डिस्प्लेसमेंट एच हाइट का हुआ है। भाई एच हाइट ऊपर था ना ब्लॉक, जमीन से ब्लॉक था ऊपर एच हाइट ऊपर, और एच हाइट नीचे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच हाइट का ही तो हुआ है इसका। वर्टिकल Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फोर्स मेरा वर्टिकल लग रहा है। अरे ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल लगता है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Yes, sir. ठीक है, तो उस यस सर। इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हाइट था और mg फोर्स था, तो mgh आना चाहिए था मेरा, अकॉर्डिंग टू मेरा थ्योरी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर मैं रास्ते बदल दूं, रास्ते मतलब मैं कौन सा कलर यूज करूं, व्हाइट दिख जाएगा, व्हाइट। Yes, sir. देखो, यस सर। अगर मेरा ब्लॉक सीधा ऐसे आ रहा होता है ना, या मेरा ब्लॉक जैसे जा रहा है, ये पाथ ऐसे जा रहा होता जैसे गया है एक्चुअली में, या फिर ऐसे ऊपर भी आ रहा होता, कहीं से भी आ रहा होता, लेकिन अगर जमीन पे ही लैंड करता, एच हाइट से नीचे जाके जमीन पे ही लैंड करता, तो इसका आइदर केस में, तीनों पाथ में कितना आने वाला था आपका वर्क डन? mgh ही आता। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यस सर। ये सब ये हमने निकाला है। वर्टिकली निकाल तो तुम भी सकते थे, अगर मैं बोलता कि सीधे से गिर रहा है, तो तुम खुद ही निकाल देते सर, mg इंटू एच आएगा। नहीं तो हमें भी पता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। लेकिन मैं तुम्हें स्लाइड पे निकाल के इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर कोई रास्ता दूसरा भी चुनेंगे ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस क्लियर? ठीक है। और तुमको जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेना है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में की डायरेक्शन में लेना है, ये बात याद रखना बस, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लोज पाथ में नॉन जीरो होते हैं, ये बात क्लियर यस है सब? सर। Yes, पक्का? sir. ये यस बात पक्का सर। क्लियर है? क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया ना कभी, उसमें फ्रिक्शन वगैरह दे दिया, तो उस पर जीरो मत लिख के आ जाना। अगर फ्रिक्शन पे जीरो लिख दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। एम आई क्लियर? Sir. यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत प्यारी बात है। एक काम करो, ये फॉर्मूला लिख लो एंड गिव मी 10 seconds।
आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Yes, sir. सर। ऑल राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, राइट? ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? यस वर्क सर। डन बाय Yes, ग्रेविटी, ठीक यस है। सर। चलो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुम्हें बेसिक सब कुछ पता है, तो एक बार उसी को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, ये डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट इज द एनर्जी दैट इज possessed बाय Body at rest. बॉडी एट रेस्ट। मतलब वी शुड नॉट राइट बॉडी एट रेस्ट, रादर वी शुड राइट के इसकी पोजीशन की वजह से जो होती है, राइट? Yes. एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अरे यही थी ना बचपन में, यही तो पढ़ी थी तुमने यार डेफिनेशन। यस सर। भूल गए हो क्या बेटा सब चीजें लाइफ में? जल्दी जल्दी बताओ इसके बारे में ताकि क्वेश्चन करें फिर। अच्छा, एक चीज जो मैं बताता हूं तुम्हें, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी तुमने एक नई चीज पढ़ी ना, उसके ऊपर ही बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली वैलिड। आपको बताना है ये पढ़ के कि आपको पहले से पता था क्या ये बात? ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पता थी बात ये पहले से? अरे हाँ ना तो बोलो, नो सर। no, sir. है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ध्यान से सोचो। अभी तक तुमने जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, किस किस चीज की निकाली? स्प्रिंग की निकाली होगी एक तो, एक ग्रेविटी की वजह से निकाली होगी, यस सर। है ना। Yes, Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग भी yes, sir. और यस सर। ग्रेविटी भी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड होती है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक और चीज हम रिड्यूस कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बता नहीं पाएंगे इसकी किसी एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। इसकी कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होती। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिख तो रहा है ना ये व्हाइट कलर? Sir. यस। एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, कंपेयर करके हम बता सकते हैं, पर किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताते, एट अ पॉइंट, ठीक है। तो आप जनरली नोटिस करना, आप डेल्टा यू ही निकालोगे जब भी आप निकालोगे ना, डेल्टा यू निकालोगे। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U2 माइनस U1, राइट? राइट, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर एक और पॉइंट लेते हैं। जो डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल एनर्जी में, दो पॉइंट के बीच में, वो डिफाइन हो सकता है, बल्कि हम हमेशा वही लेते हैं। इट इज ऑलवेज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और वो पॉइंट डिफाइन होने जरूरी है, ठीक है। पॉइंट्स को आप डिफाइन कर पाओ वो जरूरी है, तभी आप बता पाओगे ना उन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, राइट। तो हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक के मुकाबले दूसरा, उसका पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हैं। इससे इसके अलावा एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं। फॉर्मूला वाइज अगर हम लिखें तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू की जगह कुछ और ही लिखा है, मैं आ गया। ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी कि जो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जैसे ग्रेविटी की अगर बात कर रही है, तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है उसका नेगेटिव जो होगा ना, वो होगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स का, जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, कितना आ रहा था? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा था? mgh आ रहा था, Sir. mgh, MGH। है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछ लेता ना कोई उस केस में आपकी ब्लॉक की, तो आप क्या बताते हैं? माइनस mgh। क्या बताते बेटा? Minus माइनस MG. माइनस माइनस Minus mgh, MGH. ठीक है। सबको समझ में आती है ये यस बात? सर। Yes, sir. यस सर। अगर किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आगे चलते हैं। अगर किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है।
द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज रेफरेंस। इसको व्हाइट से लिखते हैं। द पॉइंट of zero potential energy is called reference and you can take any reference। आप किसी भी पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो, ठीक है। इट कैन बी चूजन, कैन बी चूजन, कैन बी चोजन एट एनी पॉइंट, क्योंकि हम हमेशा रिलेटिव बात करेंगे इसमें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। समझ में आ रही है बात? आप एक के कंपैरिजन में दूसरे की निकालते हो ना, हमेशा चेंज निकालते हो ना आप इसमें। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो आपने अगर किसी को मान लो 0 पॉइंट मान भी लिया, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में प्लस या माइनस हो जाएगा वो तो। अगर ग्राउंड को 0 मान लिया, जैसे समझो ना, अगर ग्राउंड को 0 मान लिया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एम माइनस mgh लिख दिया। ऊपर वाले हाइट को 0 मान लिया तो नीचे आया तो प्लस mgh लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना? आपका रेफरेंस पॉइंट आप खुद डिसाइड कर सकते हो और फिर उसको देखते हुए आप पोटेंशियल एनर्जी अपने ऑब्जेक्ट की, है ना, लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक जो हमने पढ़ा, क्या वो सब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि काम की है, ऐसे ही बता रहा हूं, इस यूनिवर्स में हर चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहती है ऑटोमेटिकली। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग योर एवरीबडी टेंड्स टू हैव दैट स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी क्वेश्चंस में काम भी आती है। क्या मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यूनिवर्स में हर एक चीज मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहती है, तो सबको पता होगा हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। हमारे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, कोई भी कंपाउंड बनता है ना, कोई भी रिएक्शन होती है तो स्टेबल होना चाहती Yes, sir. है ना। स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ शिखा बोलो, कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं सर, वो गलती से 100 हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चले बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो उसको डिफाइन भी कर लेते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सबको पता ही है, mg होता है ना, mg होता है। अच्छा, अगर तुम्हारा m मास का ब्लॉक है, ये तुम्हारा m मास का ब्लॉक है, अगर तुम्हारी mg फोर्स लग रहा है नीचे, अगर तुम उसको ऊपर लेके जा रहे हो, ध्यान से समझना, यहाँ पे ब्लॉक है और तुम उसको लेके जा रहे हो ऊपर की तरफ, अगर, है ना, और ऊपर जाने के बाद उसने h हाइट कवर कर ली, ये डिस्टेंस जो था वो h था, तो इस केस में अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ mg लगेगा हमेशा। ये बात तो क्लियर है? Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट Yes. ऊपर की तरफ हुआ है h, तो Yes, फोर्स sir. और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का है क्या? cos 180 बनेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. cos 180 बनेगा, तो cos 180 अगर बनेगा, f डॉट s निकालोगे ना, f डॉट s, तो f s cos थीटा बनता है, तो cos 180 वैल्यू आई है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया इस केस में? माइनस mgh, बोलो हाँ या ना, Minus mgh. है ना। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर कोई चीज को लेके जा रहे हो तो उसका वर्क डन नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय यू नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल्टा यू जो होता है वो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, Yes, sir. नेगेटिव ऑफ Yes, वर्क sir. डन Yes, ऑफ। sir. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस mgh हो जाएगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी WC की वैल्यू तो माइनस mgh आई है, तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यस उसकी सर। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है ना, वो आया है पॉजिटिव mgh, अगर ऊपर लेके गए हो तो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है, U2 माइनस U1 को भी बोल सकते हो आप इसको। तो U2 माइनस U1, ऊपर अगर आपका U2 है, ग्राउंड पे U1 है, तो फिर mgh आप बोल सकते हो। इसमें क्या आया है चेंज? ग्राउंड पे अगर U1 है तो उसका तो हो जाएगा माइनस mgh। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कब? जब हम रेफरेंस मानते हैं ऊपर वाले पॉइंट को। अगर अगर मैंने ऊपर वाला पॉइंट रेफरेंस मान लिया, तो रेफरेंस जिसको भी मानूंगा, क्या अपने आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, Yes, sir. ठीक है। तो अगर वो नीचे की डायरेक्शन में गया है ग्राउंड तक, तो उस केस में आपकी फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस mgh। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी mgh ही आएगा, U2 माइनस U1। yes, sir. Yes, sir.
U2 हो गया 0, माइनस साइन बीच में है, और ऑलरेडी U1 की वैल्यू माइनस mgh थी। अच्छा, ये माइनस mgh क्यों आई है, ये तो समझ में आ रहा है ना, कि ये नहीं आ रहा है समझ में कि सर माइनस क्यों आया ग्राउंड पे। क्योंकि ये नीचे क्यों जा रही है ना। हाँ, क्योंकि हमने रेफरेंस ऊपर लिया है। यस नहीं समझ में आया, अगर मैंने रेफरेंस ही ऊपर ले लिया और रेफरेंस के तुम नीचे जा रहे हो तो माइनस ही आएगी ना बेटा ग्राउंड पे वैल्यू, है ना। यस सर। यस सर। राइट। सो इसकी वैल्यू आ गई है U1 की माइनस mgh, यहाँ से निकल के आई है, मतलब सॉल्व किया हमने। अगर आप रेफरेंस नीचे ले लेते हो तो फिर आपका U2 का वैल्यू माइनस नहीं आएगा, फिर कितना आएगा, प्लस mgh, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो पूरा गेम समझ में आया आपको, रेफरेंस लाइन का। यस रेफरेंस लाइन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया आपको अच्छे से। यस सर। जिसको रेफरेंस, अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं भी आया ना, वैसे तो आना चाहिए, मैंने समझाया आपको अच्छे से, पर अगर नहीं आया मान लो तो भी मैथमेटिकली समझ लेना। मैथमेटिकली कैसे समझोगे, जहां पे भी रेफरेंस लोगे ना क्वेश्चन में, उसको जीरो मान लेना बस, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जब U2 माइनस U1 निकालोगे तो फिर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ डेल्टा यू हमें पता है mgh के बराबर होता है। अरे हाँ या ना तो बोलो। यस चेंज इन सर। पोटेंशियल जो है वो mgh है, तो U2 माइनस U1 की वैल्यू mgh हो गई। अब सिंस U1 जीरो है, अब क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन नीचे ग्राउंड को ले लिया, तो U2 की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी mgh। ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रहा है वैसे तो, कि भाई तुम ग्राउंड से ऊपर जा रहे हो, हाइट जो है तुम्हारी ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो तुमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया साइन, है ना, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, चलो यार, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मास एम, रेफरेंस दे रखा है ग्राउंड पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मास एम की, ये मास एम यहाँ रखा हुआ है ए पॉइंट के कोलिनियर। ठीक है, ए पॉइंट को अगर रेफरेंस लाइन मानोगे तो उस लाइन पे मास रखा हुआ है एम। तुम्हें तीनों केस में बतानी है, या तो अगर मैं रेफरेंस ग्राउंड को ले लूं तब कितनी होगी, रेफरेंस में ले लूं इसको ए पॉइंट को तो कितनी होगी, और रेफरेंस ले लूं मैं बी पॉइंट को तो कितनी होगी, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। सर ग्राउंड पे तो माइनस mgh होगी। अगर ग्राउंड में रेफरेंस लिया तो माइनस एम जी एच सर होगी। मेरी प्लस mgh आ रही तो है ग्राउंड पे। तो पॉजिटिव में आएगी। क्या आ रही ग्राउंड पे, पॉजिटिव mgh। mgh पॉजिटिव। पॉजिटिव एम जी एच आ रही है। यस सर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अरे बेटा ये तो समझ में आना चाहिए ना, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था ये तो मैंने, सेम ये वाला क्वेश्चन तो, कि अगर ग्राउंड पे तुमने ले लिया तो तुम ग्राउंड के ऊपर जा रहे हो ना, एच हाइट, तो उसमें तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप कितनी हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी। एच हाइट है ना, यस सर। स्मॉल एच ले लो कोई ना। ठीक है, ए पॉइंट पे कितनी होगी ये बताओ, अगर रेफरेंस लाइन ए पॉइंट पे है और मास सर तुमने देख ही लिया कहाँ पे, 0 होगी। मास तुमने देख लिया कहाँ पे, तो फिर वेरी गुड, कितनी हो जाएगी, 0। जीरो, क्योंकि रेफरेंस लाइन भी वही है और तुम्हारा मास भी वही है, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर रेफरेंस लाइन पे ही रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने वाली है। क्या यस क्लियर सर। है सबको, बी और पॉइंट पे कितनी होगी, माइनस mgh। यस सर। व्हाट वुड बी माइनस 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 mgh। ऑन बी पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया, अगर रेफरेंस लाइन ऊपर ले ली, यहाँ पे अगर रेफरेंस ले लिया और इसके नीचे की तरफ तुम देखना चाहते हो जो कि मास एम तुम्हारे नीचे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे कितनी होने वाली है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मास की, माइनस एम। mgh। थोड़ा सा क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर हुआ थोड़ा सा ये यस वाला, सर। साइन वाइन थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझ में आने लगा होगा आप लोग को। चलो बढ़िया है यार, आगे चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, वैसे तो कल कराया हुआ है मैंने ये, कल वाली क्लास में पढ़ा दिया था मैंने, थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय ऑल द फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं समझना, सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं ना,
उसकी वजह से जो नेट वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन, है ना, जैसे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है, और कौन से फोर्स हो सकते हैं, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स लगा दिया, जो भी लग रहे हैं, मतलब जो भी फोर्स, उन सब की वजह से जो आपका वर्क डन आ रहा है, उन सब का टोटल करने के बाद जो आएगा वो इक्वल होगा उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया उसके। क्या ये बात समझ में आई यस सर। यस सर। या नहीं? समझ में आई या नहीं आई? दोनों चीज में आप बता सकते हो, अगर नहीं भी आई है तो बता सकते हो, ठीक है। आ तो गई। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा ना, वो होगा टोटल वर्क डन के बराबर। ये है मेन बात, ठीक है। तो ये बात सबको याद रखनी है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ये समझ के चलो कि अगर आपने ये फॉर्मूला भी अगर याद रख लिया तो काफी सारे क्वेश्चन तो तुम कर दोगे बहुत इजीली सॉल्व, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब हो पाएंगे। इसका प्रूफ तो नहीं करके बताना है आप लोगों को? नो सर। नो सर। प्रूफ करके तो नहीं बताना, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, और आई गेस क्वेश्चंस करना ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तुम बताओ। यस सर। क्वेश्चंस करती है। क्वेश्चंस करके सॉल्व कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ना। अगर प्रूफ करना भी है ना, वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे होगा। आपको वर्क डन लिखना पड़ेगा पहले तो, एफ डॉट डी आर, ठीक है। उसमें आपको एफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंस एफ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, राइट। तो आपको नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डीवी से, और डी आर बाई डी टी को आपको लिखना पड़ेगा अलग से वेलोसिटी। तो वी डीवी का एक फैक्टर बनेगा, ठीक है, वी डीवी का एक फैक्टर बनेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे ना, सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं, जब इंटीग्रेट करोगे ना तो हाफ एम वी स्क्वायर टर्म बनेगा एक। और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। है ना, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बनेगा। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। तो वहां से आपका प्रूफ भी आ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आई गेस, यस यस सर। है ना। वर्क डन इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी आर, वहां से निकाला है हमने, ठीक है, यहाँ से निकाला है। और एफ होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप प्रूफ खुद से कर सकते हो, मैं आपको ये होमवर्क की तरह से दे देता हूँ, तो आप इसको घर पे भी करके देख लेना एक बार, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल वर्क डन जैसे कि हमने देखे हैं किस किस की वजह से हो सकता है। एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो सकता है वर्क डन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो तुम, है ना। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से भी वर्क डन हो सकता है। क्या टोटल में तो सब आएगा ना बेटा? टोटल में तो सब आएगा। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है ना। हमने अप्लाई किया हो, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना केवल, अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो, है ना, उसका वर्क डन तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। इक्वेट करना है डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस क्या ये सर। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, वर्क डन ऐसा लग रहा है ना टर्म, थोड़ी देर पहले तुमने ही बताया मुझे कि इसका ये वैल्यू जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यस सर। उसको रिप्लेस कर दूं मैं माइनस डेल्टा यू से, है ना। तो इसको रिप्लेस किया माइनस डेल्टा यू से, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तो एज इट इज आ गया, एक्सटर्नल भी एज इट इज आ गया, डेल्टा के भी एज इट इज आ गया। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होता है वो होता है चेंज इन डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं क्या इसको? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे क्या इसको? ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ऑल्सो अगर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है और एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन है वो दोनों अगर जीरो हो, ध्यान से समझना, तो आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? फाइनल फाइनल मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसा तभी होगा, ये बात भूल जाते हो तुम लोग, ये तो याद रख लेते हो पर ये भूल जाते हो कि ये तभी होगा जब नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हो, है ना। उनकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है वो जीरो हो। बात समझ में आ रही है? उनकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है वो जीरो हो।
एग्जिस्ट कर भी रहे हो अगर तो उनका वर्क डन जीरो होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर Yes, एग्जिस्ट sir. करेंगे जीरो रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव का तो। चलो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं इसको। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो होना चाहिए एंड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी जीरो होना चाहिए। तो आपका इनिशियल यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू हो जाएगा फाइनल यू एफ प्लस के एफ। ये यू और के का मतलब तो पता है ना सबको। Sir, Yes, sir. potential और potential. हाँ, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कभी कभी याद है एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं वेरिएबल्स निकालने के लिए। Yes, sir. तो उस केस में Yes, एक sir. एक इक्वेशन बना के पक्का देगा ये तुम्हें। बस ये ध्यान रख लेना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना, है ना। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वही लग रहे हैं ना, ये देख लेना, तभी अप्लाई करना है इसको, ठीक है। आगे चले, एक Yes, सवाल sir. solve Yes, करो। sir. जल्दी से सवाल सॉल्व कर दो। एक ड्रॉप स्टार्ट फ्रॉम अ बॉल ड्रॉप्स, या कोई ड्रॉप है मतलब पानी की जो बूंद होती है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ट्रैवल किया उसने डिस्टेंस h अंडर ग्रेविटी। तुमको बताना है वेलोसिटी कितनी होगी उसकी जब वो ग्राउंड पे रीच कर जाएगी। यानी कि ये ऐसे आई, यहाँ पे रीच करी, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है। बताओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। Yes, sir. करो फिर, अभी जो पढ़ा है उसको यूज करो। कितना आया? अंडर रूट यू एफ माइनस वी वन, ये कैसा आंसर है? अंडर रूट वी यू एफ माइनस वी वन, अंडर रूट रू जी, हाँ ये सही है। बेटा एफ क्या है इसमें? मैंने एफ तो दिया नहीं कुछ बेटा, जो मैं दूंगा उसके टर्म्स में आंसर निकालोगे ना, जो वैल्यूज दी हुई हैं उनके टर्म्स में निकालोगे ना आंसर तो। Yes, चलो sir. करते हैं मैंने इसको। गलत फॉर्मूला फिट कर दिया. कोई बात नहीं, इधर देखो। एक बात बताओ, अभी तुमको मैंने बताया यहाँ पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं पहले तो उनको देखो। यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, अगर आपने ड्रॉप किया है तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? Gravity. Gravitation. यही लग रहा है बस, ठीक है। अभी Yes. अभी तुमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय टोटल टोटल ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा है। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़ी है ना Yes, बेटा, sir. Yes. है ना? तो इसको ही तो अप्लाई करेंगे अगर वेलोसिटी की बातें हो रही है तो एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, बोलो आया ना, Yes, sir. एक ही फोर्स, ठीक है। अगर ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि जीरो है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v के बराबर, तो इसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ है? mgh ही तो हुआ है, mgh ही तो हुआ है Yes. वर्क डन की ग्रेविटी, जो कि किसके इक्वल होगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m जीरो, जीरो का स्क्वायर, Zero. ये टर्म ही जीरो हो जाएगा पूरा, राइट। तो कितना आ गया ये? Yes.
mgh इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, है ना। m से तो m कट हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 2gh। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? √2gh। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? यस यस सर। सर। चलो, पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? अरे पढ़ा हुआ है ना, पावर तो पढ़ा हुआ है तुमने, कुछ तो पता होगा। Yes, sir. Energy per unit time. बताओ बताओ जल्दी बताओ, मेरे को एक क्वेश्चन कराना था तुमको, मैं तब तक वो देखता हूँ। एक क्वेश्चन सोच रहा था मैं आपको करा दूं, क्योंकि कल पेपर भी है ना आप लोगों का, तो वर्क एनर्जी पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप कर पाओ। वैसे तो मोस्टली हमने सारा पढ़ लिया है, देखो मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, है ना, कुछ बचा है नहीं है सच। तुम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम तो समझ में आ गई है ना? Yes, यस sir. सर। हाँ तो पेपर तो तुम दे लोगे, मतलब इसके ऊपर जो आएंगे वो तो तुम कर लोगे सॉल्व, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, हाँ, क्या होता है भाई, वर्क टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, एवरेज पावर तो यही होती है, Yes, sir. टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। कोई कुछ बोल रहा है क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम, हाँ एक ही बात है बेटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर नाम की चीज सुनी है? यस सर। Yes, sir. वो क्या होती है? किसी Particular पर्टिकुलर पॉइंट पे, instant. पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमने पढ़ा है कि ऐसी चीजें निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ये Yes, तो sir. पता है तुम लोगों को, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला ना, बाकी सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। dt टाइम में अगर dw वर्क हुआ तो 1 सेकंड में dw बाई dt हो जाएगा, उस तरह से लिखते हैं। जूल पर सेकंड हो जाएगा क्या इसका? यस Yes, सर। sir. जूल सेकंड माइनस, है ना, यूनिट हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, dr बाई dt भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन को f डॉट dr लिख सकते हो ना, Yes, यस sir. सर। लिख सकता हूँ f डॉट dr और नीचे dt, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो ये क्या बन जाएगा, f डॉट v भी बन सकता है क्या ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का? यस सर। यस सर। Yes, इसको भी sir. याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो इनफ है मेरे ख्याल से। एक सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना है, ये वाला रहने दो, ये वाला कर दो, या तो एक काम करो, इसको होमवर्क में लेना, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको अगर आप कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं जो कि आपको काम आएंगे बहुत ज्यादा नीट में भी, ठीक है। अभी मैं ये इस पीपीटी मतलब इस आज के लेक्चर में तो 2-3 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन मैं इसका आपको पूरा असाइनमेंट दूंगा बना के, ठीक है। इनको करना सॉल्व, लेकिन इनको अभी क्लास के बाद सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस क्लास सर। के बाद सॉल्व करना है, Yes, क्लास sir. के बाद सॉल्व करना है इनको, है ना। पेपर में हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको पीपीटी में, पेपर में हेल्प करेंगे, क्लास के बाद सॉल्व करना है। क्या ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो फिर कर लो, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है बाय द वे, ये तो वर्क पावर एनर्जी का ही है, ये तो वर्क पावर एनर्जी का ही है, तो इसको तो करना ही करना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी कुछ क्वेश्चन है, आज टाइम कम था तो मैं ज्यादा ले नहीं पाया, बाकी आगे लेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करके जरूर जाना, ठीक है। ये हो गया है भाई तुम्हारा कंप्लीट, इस पे डीपीपी और पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। अगली क्लास से नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है? हाँ मुस्कान, सर मैंने आपको डाउट सेंड किए थे, आपने सॉल्व नहीं किया। वो डाउट क्लास वाले क्या?
डाउट Yes, क्लास sir. के लिए जो शेयर किए थे, हाँ बेटा वो डाउट क्लास में आपकी लगाऊंगा अभी, मतलब अभी कमिंग वीक में विल बी डूइंग दैट, ठीक है। वो बीच में क्या है कि एक क्लास थी मेरी तो उस वजह से हो नहीं पाया, आपकी एक डाउट क्लास रह गई थी, आई नो, ठीक है। तो विल बी डूइंग दैट, डू नॉट वरी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जो प्रिपरेशन में आपको लग रहा है कि सर अभी टेस्ट के पहले मुझे पता चल जाता तो सही रहता, तो वो आप मुझे एक बार पिन कर देना दोबारा, ठीक है मुस्कान। Okay, sir. तो अभी बता दूंगा आज ही, मतलब ठीक है। बाकी वो डाउट क्लास में मैं लूंगा, तो अगर कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं हो तो हम उसको अगले वीक में डेफिनेटली करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, और भी हो तो और भी बता देना, ठीक है। Okay, चलो sir. भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय।